morning to all. Myself, Dr. Kushagra Dubey, Associate Professor, Smriti College of Pharmaceutical Education, Indore. Today, the topic of video is acid-base titrometry in non-aqueous solvent. Now we are talking about non-aqueous solvent. मतलब जो aqueous नहीं है, means water नहीं है. Aqueous यानी water. It is well known that water can act as a solvent for a large number of substances of different nature. हमको पता है वाटर सॉल्वेंट जैसा एक्ट करता है खूब सारे सब्सटेंसेस के लिए. मतलब कोई भी सब्सटेंस को सॉल्वेंट अगर हम यूज करते हैं तो जनरली हम वाटर को प्रिफर करते हैं. Although water itself is poorly dissociated and so has poor conducting ability, but it dissolves so many electrolytes. अब हमको ये भी पता है कि वाटर जो रहता है वो poorly dissociated है, पुअर कंडक्टिंग एबिलिटी है इसकी, लेकिन कितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स कैन डिसॉल्व इन द वाटर. वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट में. अगर हम बात करें तो NaCl को ले लेते हैं, Na+Cl नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट से डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में. द aqueous solution of electrolyte contain ions, hence these can take part in ionic reactions. Now ionic reactions are generally quite rapid, hence they are very used in developing quantitative method of analysis. एनालिसिस के लिए या एनालिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये आयनिक रिएक्शंस होती हैं जो वाटर में इजीली हो जाती हैं. Besides, the use of water is economical and aqueous solution are easy to handle. अब वाटर क्या होता है, इकोनॉमिकल है, चीप है, इजीली अवेलेबल है, इसलिए हम वाटर को जनरली प्रिफर करते हैं एज अ सॉल्वेंट. For this reason, water is preferred as a solvent and most of the analytical work involves reactions in aqueous medium. इसीलिए वाटर को प्रिफर किया जाता है एक्वस मीडियम जिसमें बहुत सारी रिएक्शंस परफॉर्म हो जाती हैं. वाटर एक अच्छा सॉल्वेंट है, गुड सॉल्वेंट है, इजी चीप है, इजी टू हैंडल है, इजीली अवेलेबल है, इकोनॉमिकल है, जिसको हम चीप कहते हैं. नाउ और अब क्या होता है कि कुछ और जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट है वो भी हम यूज कर सकते हैं वाटर की प्लेस पर जब कभी प्रॉब्लम आती है. अब कौन सी प्रॉब्लम आती है जिसके कारण हम वाटर को यूज नहीं करते? प्रॉब्लम्स इन द अल्कलीमेट्री डिटर्मिनेशन ऑफ वीक एसिड इन एक्वस मीडियम. वीक एसिड की बात कर रहे हैं, वीक एसिड, वीक बेस. नाउ इन द चेंज ऑफ पीएच ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड विथ अल्कली was studied in the last video. हमने लास्ट वीडियो में देखा कि पीएच कैसे चेंज होता है जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड इनको यूज करते हैं. Now it was seen that when 0.1 normal HCl is titrated with 0.1 normal NaOH, the jump in pH, मतलब inflection point in the neutralization curve, at the equivalent point is from 4.5 to 9.5. That is by almost 5 pH units. हमने ये देखा कि जब 0.1 नॉर्मल HCl को 0.1 नॉर्मल NaOH के साथ टाइट्रेट किया था, स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ टाइट्रेट किया था, तो जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट था वो लार्ज था. हम कह सकते हैं अबाउट 5 pH units था. बट इफ अ वीक एसिड लाइक एसिटिक एसिड इज टेकन इन प्लेस ऑफ HCl, the inflection is small, means 7 to 10, that is 7.7 or 7.8 to 10, that is by only about 2.3 pH units. फिर हमने देखा कि जब हम वीक एसिड को लाइक एसिटिक एसिड को जब हम लेते हैं और टाइट्रेट करते हैं अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो इन्फ्लेक्शन हमारा स्मॉल आया था, लाइक 2.3 pH units का इन्फ्लेक्शन था. Now as the dissociation constant of the acid become smaller, the pH jump also decreases. अब डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर डिक्रीज होगा मतलब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, एसिड की स्ट्रेंथ क्या है, अगर वो पूरी तरह से एसिड डिसोसिएट हो गया तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ, पोरली डिसोसिएट तो वीक एसिड. तो अगर हम देखें कि अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट हमारा स्मॉलर है तो पीएच जंप भी स्मॉल होगा. HCl के केस में पूरी तरह से एसिड डिसोसिएट हुआ, डिसोसिएशन कांस्टेंट लार्ज था, इन्फ्लेक्शन ज्यादा था. वीक एसिड के केस में वो पोरली डिसोसिएट हुआ तो पीएच आल्सो डिक्रीज. फर्दरमोर
when acid and alkali solution used in the titration are dilute, the inflection on the pH neutralization curve become a still smaller. अगर हम एसिड और बेस दोनों को डाइल्यूट कर लें यानी उनकी स्ट्रेंथ कम कर दें, मतलब दोनों वीक ले लें, तो और प्रॉब्लम आ जाएगी. Now it has been shown that when this inflection is smaller than 2 pH unit, the change in color of the indicator at the end point cannot be judged. हमने ये प्रीवियस वीडियो में देख लिया था, अगर हम वीक एसिड वीक बेस लेते हैं तो 2 pH यूनिट से भी कम उनका इंफ्लेक्शन है तो एंड पॉइंट को जज करने में प्रॉब्लम आती है. दिस इज द रीजन दैट व्हेन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन of a weak acid and weak base is used, the inflection point is small and we cannot judge the color of the solution or the means error is occurred. And the difficulty in judging the end point, so there is considerable titration error. मतलब टाइट्रेशन एरर आ जाएगा अगर हम जज ही नहीं कर पाएंगे एंड पॉइंट तो चला गया, हम लोग टाइट्रेशन करते जा रहे हैं तो हमारा टाइट्रेशन एरर आएगा. The phenolphthalein is a suitable indicator in the titration of a weak acid with strong base. हमने देखा था जब हम वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ टाइट्रेट करते हैं तो phenolphthalein हम यूज करते हैं. When a small amount of weak acid is given, we have to use a dilute solution of NaOH for the titration. अगर वीक एसिड है ना, वो तो वीक है, डिसोसिएट पोलली होगा तो हमको NaOH का डाइल्यूट सॉल्यूशन यूज करना पड़ेगा. It has been observed that if 0.01 normal or more dilute solution of NaOH is used, the pink color of the indicator fades away rapidly at the end point. अगर हम बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लेंगे NaOH का तो जो पिंक कलर आएगा हमारा इंडिकेटर का और जो हमारा पिंक कलर आना चाहिए वो फेड हो जाएगा एट द एंड पॉइंट. एंड पॉइंट के आते 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 वो पूरी तरह से फेड हो जाएगा. दिस प्रेजेंट डिफिकल्टी इन द रिकॉग्निशन ऑफ द एंड पॉइंट. तो हम एंड पॉइंट को अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे. A faint color first appears, then when we shake the solution and titrate it as an NaOH is added and we shake it again, the color disappears. This creates a doubt that the end point should not be reached. So if we want to confirm the end point, we have to add a drop or two of the titrant and then add it. When solution again appears to be faint pink, but on shaking, it fades away rapidly. This is known as the fleeting end point. This is the problem in the alkanometric titration. Now, क्या हुआ कि हमने जब 0.1 नॉर्मल एसिडिक एसिड का 0.1 नॉर्मल NaOH के साथ टाइट्रेट किया, देन इट्स ओके. बट अगर हम और डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लेते हैं वीक एसिड का तो हमको NaOH को भी डाइल्यूट करना पड़ेगा. तो अगर हमने 0.01 नॉर्मल लिया है, मतलब अगर हम देखें कि हमने इतना सारा वाटर ले लिया, 1 लीटर वाटर, एक पिंच हमने उसमें नमक डाल दिया है, ठीक है, या आप एक पिंच हमने उसमें शुगर डाली तो आपको उसका टेस्ट आएगा कि बहुत ही लाइट टेस्ट आएगा. सेम वही हम कर रहे हैं. NaOH हमने उसकी स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर दिया है, वाटर ज्यादा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया, NaOH बहुत डाइल्यूट हो गया. तो क्या होगा, जब हम टाइट्रेशन करने जाएंगे तो जो पिंक कलर हमारा आने वाला था, ठीक है, पिंक कलर आएगा, फिर हम जब शेक करेंगे, उसको शेक तो करना पड़ेगा, वापस से जब हम उसको शेक करेंगे तो पिंक कलर डिसअपीयर हो जाएगा. ऐसा बार बार होगा हमारे साथ. इक्विवेलेंस पॉइंट आते आते पिंक कलर फेड्स अवे हो जाएगा, या शेक करेंगे तो डिसअपीयर हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा. तो ये प्रॉब्लम आएगी, हमको पता ही नहीं चलेगा एंड पॉइंट कब आ गया. Another problem in the titration of a dilute solution of a weak acid is the interference due to atmospheric carbon dioxide. ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि इंटरफेरेंस हो जाता है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का. कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है वो जाके इंटरफेयर कर लेती हैं. Hence the titration is done at a higher temperature to drive out the atmospheric carbon dioxide. तो हम उसको हायर टेम्परेचर पे करेंगे तो वो ड्राइव आउट हो जाएगी. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हायर टेम्परेचर पे करने गए और हमारा एसिड वोलेटाइल हुआ या बेस वोलेटाइल हुआ तो फिर हमको प्रॉब्लम आ जाएगी. वोलेटाइल इन द सेंस अगर वो इवोपरेट हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे तो फिर हमको प्रॉब्लम आएगी.
So the difficulties encountered in the titration of a dilute solution of a amic acid with alkali can be summarized as, क्या प्रॉब्लम आती है? The inflection on pH neutralization curve is small. pH neutralization curve में inflection small होता है 2 pH यूनिट से कम. The phenolphthalein color fades away at the end point. phenolphthalein का कलर एंड पॉइंट के पहले ही चला जाएगा, एंड पॉइंट आते 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 चला जाएगा. इंटरफेरेंस ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के कारण इंटरफेरेंस हुआ. ये 3 प्रॉब्लम्स है. सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स by some means the dissociation constant of the weak acid can be increased so it behaves like a strong acid. अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो हमको डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड बनाना पड़ेगा. This can be done by using a suitable non-aqueous solvent in place of water. ये कब होगा? अगर हम non-aqueous solvent लेंगे वाटर की जगह. In order to understand the increase in the dissociation of weak acid in a suitable solvent, we must study the concept of acid and base suggested by Bronsted and Lowry. अगर हमको ये समझना है कि डिसोसिएशन कैसे वीक होगा, भाई वीक एसिड स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे इंक्रीज होगा, तो हमको अर्हेनियस की थ्योरी पर काम नहीं करना है. अर्हेनियस ने क्या कहा था? एक्वस सॉल्यूशन में एसिड और एक्वस सॉल्यूशन में बेस. तो H प्लस दे वो एसिड, जो OH नेगेटिव दे वो बेस. ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने क्या कहा? जो डोनेट करे प्रोटॉन वो एसिड और जो एक्सेप्ट करे प्रोटॉन वो बेस. तो हमको किस कंसेप्ट पे चलना पड़ेगा? अगर हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट की बात करते हैं जिसमें वाटर नहीं है, अगर वाटर नहीं है तो हमको किस में चलना पड़ेगा? हमको ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी की थ्योरी देखनी पड़ेगी. ठीक है, एक्सेप्ट एंड डोनेट वाला कंसेप्ट. नाउ सम प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्वेंट. द एसिडिक और बेसिक बिहेवियर ऑफ अ सॉल्यूट dissolved in a given solvent depend upon. अगर हम कोई भी एक सॉल्यूट लेते हैं, नमक ले लिया हमने, उसको अगर हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो उसका बिहेवियर किस पे डिपेंड करेगा? वो एसिडिक बिहेव करेगा, बेसिक कैसे पता चलेगा? एसिड बेस प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्वेंट रिलेटिव टू द सॉल्यूट. जो सॉल्यूट लिया है और जो सॉल्वेंट लिया है, तो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी उस सॉल्यूट के लिए, ऑटोप्रोटोलिसिस कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का ऑटोप्रोटोलिसिस कांस्टेंट एंड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ओके, तो ये पढ़ने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा? हमको टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट पढ़ने पड़ेंगे, है ना. मतलब अगर हम सॉल्वेंट पढ़ेंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि एसिड बेस बिहेवियर कैसा हो रहा है सॉल्यूट का अगेंस्ट द सॉल्वेंट. सॉल्वेंट कैसे एक्ट करता है एसिड जैसा, कैसे एक्ट करेगा बेस जैसा. ठीक है, तो पहला एसिड बेस प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्वेंट रिलेटिव टू द सॉल्यूट. सॉल्यूट के रिलेशन में एसिड बेस प्रॉपर्टी सॉल्वेंट की. ऑटोप्रोटोलिसिस कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का ऑटोप्रोटोलिसिस कांस्टेंट एंड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ये कुछ प्रॉपर्टी है सॉल्वेंट की. अब सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट जो यूज हो रहे हैं उनको देखना पड़ेगा. सो जब भी हम कोई सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे किसी भी सॉल्वेंट में, तो वो एसिड है बेसिक है, ये सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा. सो पहला लेते हैं हम एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स. दीज सॉल्वेंट कैन एक्सेप्ट एज वेल एज डोनेट प्रोटॉन, हैंस आर एबल टू एक्ट एज ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड और बेस. एम्फीप्रोटिक, खुद से प्रोटिक प्रोटॉन देते हैं. These solvents एक्सेप्ट भी करेंगे और डोनेट भी करेंगे प्रोटॉन. ठीक है, वाटर इज अ वेल नोन एग्जांपल ऑफ एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट. हमने पहले भी देखा है वाटर एक्सेप्ट भी करता है प्रोटॉन और डोनेट भी करता है. ठीक है, नाउ अगर हम बात करें वाटर की तो H2O प्लस H2O क्या मिलेगा हमको? H3O प्लस OH निगेटिव. ये हमको पता चलेगा. ये एसिड है 1, ये बेस है 1, एसिड है 2, बेस है 2. ठीक है, here one water molecule donates a proton, one water molecule donates a proton. This act as an acid and after giving a proton form its conjugate base. जब प्रोटॉन दे दिया तो इसने इसका एक conjugate base फॉर्म किया. The other water molecule accepts the proton and its base. Other water molecule accepts the proton and its base.
and form its conjugate acid is H3O plus. In this way water is behave as an acid and also as a base. Water acid और base दोनों जैसा behave करता है. Methanol and ethanol are also amphiprotic solvents. मिथेनॉल और इथेनॉल भी एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं. ना ऑटोप्रोटोलिसिस क्या होता है? द टर्म ऑटोप्रोटोलिसिस मीन्स नो अदर सब्सटेंस इज नीडेड इन द प्रोटॉन ट्रांसफर. ऑटो यानी खुद से, प्रोटोलिसिस यानी प्रोटॉन को लिसिस तोड़ रहे हैं या हम कहीं ट्रांसफर कर रहे हैं, तो कोई और अदर सब्सटेंसेस नहीं चाहिए प्रोटॉन ट्रांसफर में, ये खुद ही प्रोटॉन को आसपास में ट्रांसफर कर रहे हैं. ऑटोप्रोटोलिसिस, ऑटो मतलब खुद से ही प्रोटॉन का लाइसिस कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं प्रोटॉन को या ट्रांसफर कर रहे हैं, कोई और अदर सब्सटेंस को नहीं चाहिए. देखो ना यहाँ कोई और है, ओनली वाटर इज देयर, तो वाटर प्लस वाटर, ठीक है, पर प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया. यहाँ पर वाटर एसिड था, यहाँ वाटर बेस है. इस एसिड ने इसको दे दिया तो इसने H3O बना लिया और ये का OH निकल गया. ठीक, तो कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस का कंसेप्ट आ गया. सो एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स आर दोज सॉल्वेंट्स व्हिच कैन एक्सेप्ट एज वेल एज डोनेट प्रोटॉन्स, हैंस एबल टू एक्ट एज ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड और बेस. ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने कहा था जो एक्सेप्ट करेगा और जो डोनेट करेगा वो एसिड और जो एक्सेप्ट करेगा वो बेस. तो वाटर, मिथेनॉल एंड इथेनॉल आर द एग्जांपल्स ऑफ amphiprotic solvents. Autoprotolysis means no other substance is needed in proton transfer process. जो प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है उसमें कोई और सब्सटेंस नहीं चाहिए. Now सेकंड आते हैं इनर्ट और एप्रोटिक सॉल्वेंट. इनर्ट और एप्रोटिक सॉल्वेंट. Certain solvents do not donate or accept protons, hence do not show acidic or basic property. कुछ सॉल्वेंट होते हैं जो एकदम मतलब आलसी टाइप के होते हैं, है ना, लेथार्जिक होते हैं, वो डोनेट भी नहीं करते हैं और एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं प्रोटॉन को, नहीं चाहिए भी नहीं और देना भी नहीं. तो अगर जो देगा भी नहीं लेगा भी नहीं, मतलब ना तो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं ना बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं. दीज आर नोन एज एप्रोटिक और इनर्ट सॉल्वेंट. इनको हम एप्रोटिक या इनर्ट सॉल्वेंट कहते हैं. बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड आर एग्जांपल ऑफ दिस क्लास ऑफ सॉल्वेंट. अब बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड इसके बेस्ट एग्जांपल है. नेक्स्ट आते हैं हम प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट. प्रोटोफिलिक यानी हाइड्रोफिलिक क्या होता है? वाटर लविंग. तो प्रोटोफिलिक क्या होगा? प्रोटॉन लविंग. इफ अ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट हैज टू शो एसिडिक प्रॉपर्टी, इट मस्ट डोनेट प्रोटॉन. And this is possible when the solvent act as proton acceptor. अगर हमको किसी सब्सटेंस को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है और हम चाहते हैं कि वो सब्सटेंस एसिडिक प्रॉपर्टी शो करे, वो डोनेट करते अपने प्रोटॉन, तो हमने हमेशा पढ़ा है जब कोई दान कब देगा? जब कोई दान लेने वाला तो हो. हम किसको देंगे दान? पैसे किसको दे? कोई आए तो बेगर तो आए कि भाई हमको दे दो, है ना. वैसे ही अगर वहां पर सॉल्वेंट प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तभी सॉल्यूट उसको दे पाएगा. तो मतलब क्या हुआ? सॉल्वेंट का क्या हुआ? बेसिक कैरेक्टर हुआ. सच सॉल्वेंट इज नोन एज प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट. एग्जांपल वाटर, अल्कोहल, लिक्विड अमोनिया, अमीन्स. मतलब सॉल्वेंट एक्ट करेगा प्रोटॉन एक्सेप्टर जैसा. जो सॉल्वेंट एक्सेप्ट करे प्रोटॉन उसको हम प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट कहेंगे. वाटर हुआ प्रोटोफिलिक कर ही रहा है, अल्कोहल हुआ, लिक्विड अमोनिया हुआ, अमीन से प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स है. ठीक है. देन आते हैं हम प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट पे. प्रोटोजेनिक, प्रोटॉन जनरेट करेगा. जनरेट करेगा मतलब डोनेट करेगा. अ सॉल्वेंट विच हैज अ टेंडेंसी टू गिव प्रोटॉन एंड सो एक्सिबिट एसिडिक कैरेक्टर इज नोन एज प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट. ऐसा सॉल्वेंट जिसकी टेंडेंसी है प्रोटॉन को देना, डोनेट करना. डोनेट करने का मतलब ब्रॉन्स्टेड ने कहा वो एसिड है, तो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, उसको हम प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट कहेंगे. एग्जाम्पल प्रोटोजेनिक का आप लोगों को पता है, वेल नोन एग्जाम्पल वाटर इज अ प्रोटोजेनिक. वो तो दे ही रहा है ना, डोनेट कर रहा है.
अल्कोहल, प्योर एसिडिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। सो किसी भी सॉल्यूट के लिए इंपॉर्टेंट है हमको एक तो सॉल्वेंट समझना पड़ेगा। कितने टाइप के सॉल्वेंट्स होते हैं तो हमने देखा पहले एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। एम्फी मतलब डुअल रोल है ना, 2 रोल वाले सॉल्वेंट। एम्फी 2 रोल वाले सॉल्वेंट, 2 रोल प्रोटिक, ठीक है। मतलब 2 रोल मतलब डोनेट भी करेंगे प्रोटॉन और एक्सेप्ट भी करेंगे प्रोटॉन। एक्सेप्ट एज वेल एज डोनेट द प्रोटॉन, दे आर नोन एज एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट। सबसे अच्छा एग्जांपल है उसका वाटर, इथेनॉल, मिथेनॉल, ये सब एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स है। डोनेट करते हैं, ये देखिए हम डोनेट कर रहा है एज वेल एज एक्सेप्ट भी कर रहा है। ऑटोप्रोटोलिसिस मतलब खुद ही में प्रोटॉन का लाइसिस होना। नो अदर सब्सटेंस इज नीडेड इन द प्रोटॉन ट्रांसफर, कोई और यहाँ पर जरूरत ही नहीं है। वाटर खुद ही आपस में ही लेना देना कर लेगा प्रोटॉन को, किसी की जरूरत नहीं है। सो एम्फीप्रोटिक। इनर्ट और एप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब इनर्ट है, आराम से रहते हैं, लेथार्जिक, इनको कुछ मतलब नहीं है, ना तो डोनेट करना है प्रोटॉन ना एक्सेप्ट करना है प्रोटॉन। डू नॉट डोनेट और एक्सेप्ट प्रोटॉन, कोई मतलब नहीं। बेंजीन लाइक बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ना प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट नहीं, फिर आएगा प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। प्रोटोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग, प्रोटोफिलिक, प्रोटॉन लविंग। प्रोटॉन लविंग का मतलब ले लेगा इजीली, कोई लोग होते हैं ना चॉकलेट फिलिक होते हैं, भाई चॉकलेट दे रहा है कोई ले लो, है ना। केक फिलिक होते हैं, कोई दे रहा है ले लो। सबसे ज्यादा तो हर कोई गिफ्ट फिलिक होता है, भाई गिफ्ट दे रहा है ले लो, ठीक है ना। तो वो ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। इसका मतलब प्रोटॉन फिलिक मतलब जो सॉल्वेंट प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे, जब कोई एक्सेप्ट करेगा तो वो कैसे बिहेव करेगा, बेसिक कैरेक्टर बिहेव करेगा। तो प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट कौन होते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं और बेसिक कैरेक्टर को शो करते हैं। फिर आते हैं प्रोटोजेनिक, जनरेट करने वाला। जो जनरेट करेगा उसकी टेंडेंसी होगी कि वो देगा, डोनेट करेगा। वो जनरेट कर रहा है, ढेर सारे उसके पास, उसने कहा चलो तुम भी ले लो यार थोड़े से। तो सॉल्वेंट डोनेट द प्रोटॉन्स। प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स कौन, जो डोनेट करेंगे प्रोटॉन्स को। ब्रॉन्स्टेड ने क्या कहा, जो डोनेट करे वो कौन, वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। तो प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट एसिडिक कैरेक्टर शो करेंगे। इस टाइप के ये इतने टाइप के सॉल्वेंट हुए, 1, 2, 3 and 4। देन फिर आज हमने ये पढ़ा था, आज जो एसिड बेस टाइट्रोमेट्री का इस फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम वीक एसिड वीक बेस को टाइट्रेट करते हैं। तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, क्या प्रॉब्लम आती है अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब होता है, अभी आजकल तो बड़ा कोरोना एरा चल रहा है, सबको पता है ना। लाइजॉल हुआ या डेटॉल का, हम डेटॉल ही मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। डेटॉल आपको फ्लोर क्लीनिंग में यूज करना है एग्जाम्पल, ठीक है। आपने लिया उसको, आपने लिया 20 ml को आपने 50 ml वाटर में डाला तो कंसंट्रेटेड हुआ, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं इसी 20 ml को आप 5000 ml वाटर में डालो, 5000 ml वाटर मतलब 5 लीटर पानी में डाल दो, तो बहुत थोड़ा सा 20 ml हुआ, उतना सारा हमारा वाटर है तो वो बहुत डाइल्यूट हो गया। अगर हम उसको यूज भी करेंगे तो उसका एप्लीकेबिलिटी या उसका हमारे रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आएंगे, ठीक है। वैसे ही अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब कि हमने NaOH लिया है, इतना सारा वाटर ले लिया तो उसका कोई नहीं है। तो जब हम डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है, जब हम टाइट्रेशन करने जाते हैं वाटर से, वाटर की बात कर रहे हैं। द इन्फ्लेक्शन ऑन pH न्यूट्रलाइजेशन कर्व इज स्मॉल, ये तो हमने देखा ही था वीक एसिड वीक बेस में 2 pH यूनिट से भी कम इन्फ्लेक्शन था, तो हमको जज करने में प्रॉब्लम आई कि एंड पॉइंट जज नहीं होगा। फिनोल्फ्थालीन कलर फेड्स अवे एट द एंड पॉइंट, फिनोल्फ्थालीन का कलर जो है अपीयर हो रहा था, शेक करने पे वापस से डिसअपीयर हो रहा था, तो हम एंड पॉइंट उसमें भी नहीं समझ पाए कब आ गया। इंटरफेरेंस ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के कारण इंटरफेरेंस हो गया तो फिर प्रॉब्लम है, टाइट्रेशन में एरर आ गया। सो इन सबको ओवरकम करने के लिए हमको नॉन एक्वस टाइट्रेशन करना पड़ेगा, मतलब वाटर नहीं लेंगे, उसकी जगह हम कुछ और सॉल्वेंट लेंगे जिसके कारण जो हमारा वीक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड जैसा बिहेव करे। तो हमको एक ऐसा सॉल्वेंट लेना पड़ेगा जिससे ज्यादा शक्तिशाली हमारा वीक एसिड हो, तो उसको लगेगा अरे इसमें तो मैं स्ट्रॉन्ग हूं। सो दिस इज द acid base titrometry in non-aqueous solvent. So we will continue this in the next video also.